जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक नया महीना शुरू हो रहा है, तो 1 सितंबर है आज। और आज दोस्तों हम 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे। तीनों इश्यूज जो हैं इंडियन एक्सप्रेस में से हैं। हिंदू का न्यूज़पेपर आज आया नहीं था बिकॉज येस्टरडे इट वाज गणेश चतुर्थी, तो हम एज्यूमिंग कि कल हिंदू का जो ऑफिस था वो बंद होगा। बहरहाल हम डिस्कशन अपनी कंटिन्यू रखेंगे, मोमेंटम को ब्रेक नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे मिखाइल गोर्बाचेव के बारे। आपने भी न्यूज़ में पढ़ा होगा, रिसेंटली ही पास्ड अवे। उनकी पॉलिसीज क्या क्या थी? कहा जाता है दैट ही वाज द वन जिसके कारण सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ। अब इनके काफ़ी फैन फॉलोइंग भी और काफ़ी इनके हेटर्स भी हैं, तो बात करेंगे इनकी पॉलिसीज के बारे। और दोस्तों फिर बात करेंगे एक आर्टिकल, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल की बात करें जो कि रिसेंटली भी लेजिस्लेट करा गया था, पार्लियामेंट में टेबल करा गया था, उसको लेके एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। क्या उसमें अच्छी बातें हैं, क्या उसमें बुरी बातें हैं? तो एक पॉलिसी मेकिंग के तौर पे जो कुछ ऐसे नए बिल्स आते हैं तो उसको स्टडी करना, इवैल्यूएट करना जरूरी रहता है। और दोस्तों एक आर्टिकल एक्सप्लेनर में से करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनर सेक्शन में से एक ग्लोबल यानी कि आईआर ओरिएंटेड ही ये जो टॉपिक है, यहाँ पे बात करी जा रही है सोलोमन आइलैंड्स के बारे। और सोलोमन आइलैंड्स ने बैन करी है फॉरेन वेसल्स, यूके और यूएसए की जो नेवल शिप्स हैं वो सोलोमन आइलैंड्स के पोर्ट में नहीं आ सकती, नहीं सेल कर सकती हैं। इसके बारे में बहुत ब्रीफली बात करेंगे। एंड क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। इस क्वेश्चन का आंसर आप टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस पाने के लिए नाउ वी हैव अ टेलीग्राम चैनल by the name of editorials with means answer writing. Please do not be mute spectators of this group. Please participate अपने दिल से करिए, डेलिब्रेटली पार्टिसिपेट करिए, आंसर्स लिखिए। अब इस टेलीग्राम चैनल का एक्सेस पाने के लिए आपने क्या करना है, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको दिखेगा। आप इसको क्लिक करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। यदि नहीं करा जाता, यदि कोई लिंक एक्सपायर हो जाता है, तो आपने क्या करना है, तो आपने 6280133177 इस नंबर पे अपनी टेलीग्राम की ऐप से एक मैसेज ड्रॉप करना है और हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड किया जाएगा। नाउ अगर हम बेस्ट आंसर की बात करें तो बेस्ट आंसर कल वाला जो क्वेश्चन था, अगेन इट वाज अ वेरी ओपिनियनेटेड क्वेश्चन। हम कंजम्पशन की बात करते हैं, हाइपर कंज्यूमरिज्म की बात करते हैं। महिमा का बेस्ट आंसर है। महिमा, वेरी वेल डन। नाउ दैट्स अ वेरी गुड हैंड राइटिंग विच यू हैव मेंटेन्ड महिमा। अगेन I keep on saying this thing, reiterating this thing time and again to everyone, कि ये जो हमारा मोमेंटम है आंसर राइटिंग का, हैंड राइटिंग का, क्वालिटी ऑफ कंटेंट का, इसको हमने सस्टेन करना है आने वाले 1 साल के लिए। और ये हमने कोशिश करनी है कि विद इन 7 to 8 मिनट्स हम ये आंसर कर पाएं। ना अगर हम आंसर पे वापस आए जो उन्होंने लिखा है, तो यहाँ पे कंजम्पशन पैटर्न्स की बात करी गई है कि कैसे किसी जमाने में प्री हिस्टोरिक टाइम्स में अगर हम हंटर गैदरर्स या अर्ली मैन की बात करें तो सर्वाइवल बेस्ड इंस्टिंक्ट था, है ना। और आज की बात करें, जो आज के नौजवान हैं, आज के जो मिलेनियल्स हैं, चलो नौजवान ना भी हो, अगर हमारे जितने भी हो, तो उनका इंस्टिंक्ट क्या है? उनका इंस्टिंक्ट है कि भी प्लेजर ओरिएंटेड कंजम्पशन करना है। तो आज के टाइम पे आपको, अभी आज से 5000 साल पहले शायद खुशी मिलती थी कि आपने शिकार किया, आपको कुछ जानवर मिल गया, कोई आपको लाइक खाने पीने को, जो भी आपने सर्वाइव करना है, जो भी आपको उस टाइम पे जो होता था, 2 वक्त की रोटी मिल गई तो उससे आपकी खुशी हो जाती थी। मैं 5000 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे जो खुशी है वो 2 वक्त की रोटी से नहीं मिलती है, और वस्तुएं हैं, मटीरियलिस्टिक हो गए हम। और चलो अब उसकी एक डिफरेंट डिबेट हो जाती है कि मटेरियलिस्टिक होना अच्छी बात है कि बुरी बात है। बट बहरहाल यहाँ पे एवोल्यूशन की बात करेगी कि कैसे हम सबसिस्टेंस फार्मिंग से लेके आज के ज़माने की बात करें। इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें यहाँ पे हमारी सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन से ओरिएंटेड भी करी हैं। और अगर आज की बात करें तो जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई है, तो वैसे वैसे जो हमारी नीड्स हैं वो भी और बढ़ गई हैं। एक्सेसिबिलिटी जो है उन नीड्स को पूरी करने के लिए वो भी बढ़ गई है। और इसका इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी के ऊपर, वातावरण के ऊपर, तो वो बातें भी इन्होंने करी हैं। बड़ी अच्छी बात यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की जहाँ पे बात आती है, तो उन्होंने यहाँ पे जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं इन एग्रीकल्चर जो हम यूज़ करते हैं, उसका भी यहाँ पे एक लिंकेज दिया है, बिकॉज वी नो दैट एग्रीकल्चर इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टुवर्ड्स योर इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, राइट। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इफेक्टिव वे फॉरवर्ड इन्होंने मेंशन करा है, और वे फॉरवर्ड में एक बहुत अच्छी लाइन अंत में ये लिखते हैं दैट द पाथ ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन एंड प्लेजर हैज नो डेड एंड। सो वेरी वेल डन। आप इस आंसर को पढ़ भी सकते हैं, इसको पिन कर दिया जाएगा शाम को 6 बजे, एंड अलॉन्ग विद दैट द मॉडल आंसर विल आल्सो बी शेयर्ड। नाउ कमिंग बैक टू मिखाइल गोर्बाचेव, तो अब इनके बारे काफ़ी कवरेज थी, बिकॉज आपको जैसे मैंने बताया कि हिंदू का न्यूज़पेपर नहीं आया था, लेकिन जो बाकी न्यूज़पेपर थे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली गोर्बाचेव के बारे ही यहाँ पे कवरेज करी गई थी। अब अगर हम बात करें तो उनको बहुत वाइडली देखा जाता था, ही वॉज द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, एंड इनको बहुत सारे लोग इनकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इनकी प्रशंसा नहीं भी करते हैं, लेकिन इनको हेट भी करते हैं। खास करके अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें या उन देशों की बात करें जो थोड़ा सा
बहुत एक रोमांटिक फीलिंग जो रखते थे कम्युनिज्म के साथ, है ना, वो ब्लेम करते हैं कि भाई मिखाइल गॉर्बाचेव ने वो विशाल यूएसएसआर, वो विशाल जो एम्पायर था यूएसएसआर का, वो बस पल दो पल में बस वो सारा का सारा लाइक डिसइंटीग्रेट हो गया। और यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें जो दोष देते हैं गॉर्बाचेव को, वो इस करके देते हैं कि गॉर्बाचेव जो थे वो एक्सप्लॉइट हुए थे अमेरिका के हाथों में, जो मतलब बात कंप्लीटली गलत भी नहीं है, लेकिन गॉर्बाचेव के इंटेंशन बुरे नहीं थे। और इसके चलते ब्लेम किया जाता है गॉर्बाचेव को कि गॉर्बाचेव अगर ये काम ना करते तो शायद वो जो यूनिपोलर मूवमेंट है, कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेके 1989-90 तक, यानी कि जब तक आपकी जो बर्लिन का जो इंटीग्रेशन नहीं हुआ था, जब तक बर्लिन वॉर को जब तक नहीं तोड़ा गया था, तब तक तो कोल्ड वॉर का ही एरा था। लेकिन अब 1991 के बाद हम क्या देखते हैं, यूनिपोलैरिटी, अमेरिका बीइंग द ग्लोबल हेजेमन। तो बहुत सारे लोग इनको ब्लेम करते हैं कि भाई इनके कारण ये सारा का सारा हुआ था, अगर ऐसा करते तो शायद स्टेबिलिटी बनी रहती, यानी कि बाइपोलैरिटी ही बनी रहती, एक तरफ यूएसए एक तरफ यूएसएसआर। बट एनी हाउ गॉर्बाचेव के इंटेंशन बुरे नहीं थे, मैं फिर से इस बात को रिटरेट करूंगा। तो गॉर्बाचेव जो थे, ही वाज द लास्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन ड्यूरिंग 1985 टू 91। इनफैक्ट व्लादिमीर पुतिन की बात करें, व्लादिमीर पुतिन भी कहते हैं कि बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफ था, बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रॉफ था, द बिगेस्ट डिजास्टर ऑफ द 20th सेंचुरी माना जाता है, जो व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ था। लेकिन चलो, दो बातें अभी मतलब व्लादिमीर पुतिन ने भी उनके लिए कुछ कमेमोरेट करी हैं गॉर्बाचेव के लिए। दुनिया भर के लीडर्स हैं, चाहे वो ओलाफ स्कॉल्स हैं, चाहे वो इमैनुअल मैक्रोन की बात करें, चाहे वो जो बाइडेन की बात करें, बोरिस जॉनसन की बात करें, सभी कुछ ना कुछ अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स आज के टाइम पे गॉर्बाचेव के लिए कह रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है। लेकिन गॉर्बाचेव ने भी एक बात कही थी जब रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन को। गॉर्बाचेव ने कहा था कि वो बात तो व्लादिमीर पुतिन की ठीक है कि हाँ भाई हमारी एथनिक कनेक्शंस हैं, हमारी एथनिक कनेक्टिविटी है, चलो ठीक है हम भाई भाई हैं, वहां पे भी चलो बात गॉर्बाचेव अग्री करते थे व्लादिमीर पुतिन से कि ठीक है, वो लक्ष्मण रेखा की जो बात आ जाती है कि नेटो की एक लक्ष्मण रेखा खींचती है कि भाई आपने यूक्रेन को अपने फोल्ड में नहीं लेना। लेकिन गॉर्बाचेव ने भी इस बात को ज्यादा प्रशंसा नहीं करी थी, इस बात को अप्रिशिएट नहीं किया था कि पुतिन जो है वो यूक्रेन को इन्वेड कर रहे हैं। यहां पे पहले बात करेंगे पेरेस्ट्रोइका की। पेरेस्ट्रोइका मींस रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सोवियत इकोनॉमी। तो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनास्ट, ये दो टर्म्स हैं जिसके बारे हम बहुत सुनते रहेंगे और इसके बारे आपने बहुत सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, अगर हम मिखाइल गॉर्बाचेव की बात करते हैं। अब जब गॉर्बाचेव ने ही टुक ओवर एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी 1985, अब उस वक्त यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज थी, बहुत ज़्यादा प्लान थी। और वो देखते थे कि अगर वेस्टर्न इकोनॉमीज की बात करें, या अगर हम चलो जर्मनी की भी बात करते हैं, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ जर्मनी है, वहाँ पे पिज्जा हट है, वहाँ पे KFC है, वहाँ पे मैकडोनल्ड्स है, लोगों के पास ज़्यादा चॉइसेस हैं। इनफैक्ट अभी गॉर्बाचेव की डेथ हुई है तो अभी एक ऐड भी बहुत सोशल मीडिया पे फ्लोट कर रही है। आई एम श्योर आपने वो ऐड देखा भी होगा यूट्यूब पे, कहीं किसी और माध्यम पे। एक 1997 की ऐड है कि कुछ लोग पिज्जा हट में बैठे पिज्जा खा रहे हैं और गॉर्बाचेव भी अपनी लाइक ग्रैंड डॉटर के साथ वहां पे जा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं पिज्जा हट में बैठे। और वहां पे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये देखो यही इंसान है जिसके कारण यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। लेकिन जो वहां पे नौजवान लोग बैठे हैं वो कहते हैं कि नहीं, यही इंसान है जिसके कारण आज हम यहाँ पे बैठ के पिज्जा खा रहे हैं, कि अगर गॉर्बाचेव ना होते तो शायद रशिया में पिज्जा हट ना होता। तो अब ठीक है, अब ये बात तो है, जो लोग सोवियत कंट्रोल में रहते थे, अगर हम ईस्टर्न यूरोप की बात करें, उनके पास ये चॉइसेस नहीं थी जो चॉइसेस वेस्टर्न लोगों के पास थी, यानी कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो लोग रहते थे। एंड इनफैक्ट डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर वाज अ बिग बून फॉर इंडिया आल्सो, बिकॉज इवन वी एंटर्ड इनटू द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हैड दिस डिसइंटीग्रेशन नॉट हैपेंड, प्रोबेबली हम उसी दिशा में, वो सरकारी सेक्टर वाली दिशा में, सोशलिस्टिक इकोनॉमी वाली दिशा में ही चलते रहते। तो गॉर्बाचेव ने कहा कि अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, जैसे हमने भी अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करा, PV नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। ठीक है, अब ही हैड होप्ड कि जो इतने सारे जो लाइक पुराने जो अब जो इतनी जो परंपरा चलती आई है कि बहुत ज़्यादा हमने जो सेंट्रली कंट्रोल करके रखा था सोवियत इकोनॉमी को, अब अगर इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाएगा तो लोगों का अपलिफ्टमेंट होगा। तो अगर हम बात करें पेरेस्ट्रोइका की, दैट मीन्स इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग, एंड डेफिनेटली ही बिलीव्ड दैट वुड लीड टू अ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड पॉलिटिकल रिन्यूअल एज वेल। सो ही वाजंट इन द फेवर ऑफ द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एनीमोर। ही फेल्ट कि जो इकोनॉमी थी दैट अब उचित समय था, दैट वाज द राइट टाइम फॉर चेंज। बहुत लंबे अरसे से रशियन इकोनॉमी यानी कि सोवियत इकोनॉमी को रिक्वायरमेंट भी थी कि भी चेंज हो। ठीक है, और अगर और ज़्यादा डिले किया जाता है रीस्ट्रक्चरिंग में तो उसके चलते जो इंटरनल सिचुएशन है वो और बदतर हो सकती है, और इसके चलते आने वाले समय में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस भी देखने को मिल सकते हैं अगर हमने अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर नहीं करा। अब फिर बात करते हैं ओपननेस की, है ना, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। तो सोवियत इकोनॉमी में यानी कि प्री 1991 इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। मिखाइल गॉर्बाचेव का एक ये कहना है कि एक बार एक इंसिडेंट हुआ था 1982 में, जब मिखाइल गॉर्बाचेव है उन्होंने कहा था कि मेरे को सोवियत का बजट देखना है।
अब गॉर्बेचेव इस बात से बहुत दंग रह गए थे दैट थे कि इतना हाई रैंकिंग ऑफिशियल लाइक मिखाइल गॉर्बेचेव, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उनको अलाउ नहीं करा गया था देखने के लिए कि भाई सरकार का कितना खर्चा है, कितना रेवेन्यू है, और इस बात को काफी क्लोज रखा गया था। जब वो जनरल सेक्रेटरी बनते हैं 1985 में, तब जाके वो सोवियत का बजट देख पाते हैं। ठीक है, सोवियत का बजट यानी कि रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, और बजट देखने के बाद वो देखते हैं कि उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो ग्लासनोस्ट यानी कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, तो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ग्लासनोस्ट पॉलिसी की बात आती है। ग्लासनोस्ट मींस मीनिंग ओपननेस। तो ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होगी तो डेफिनेटली दैट वुड लीड टू बेटर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, दैट वुड लीड टू बेटर गवर्नेंस, दैट वुड लीड टू एफिशिएंट गवर्नेंस, एंड दैट वुड ऑब्वियसली लीड टू एफिशिएंट इकोनॉमी एज वेल। ठीक है, और गॉर्बेचेव की ये होप थी कि ये जो चीजें, अगर हम पेरेस्ट्रोइका या ग्लासनोस्ट की बात करें, इसके चलते जो साधारण लोग हैं उनकी लाइफ भी अपलिफ्ट होगी। अब लेगेसी की बात करते हैं तो देखिए, गॉर्बेचेव ने बहुत एक रियलिस्टिक असेसमेंट किया था सोवियत सोसाइटी का, बेस्ड ऑन इट्स हिस्ट्री, बेस्ड ऑन इट्स मॉरल्स एंड कैपेसिटीज। लेकिन वो अपनी जो ख्वाहिश थी, जो उनके आइडियाज थे, वो ज्यादा लोगों को इंकरेज नहीं कर पाए। इनफैक्ट विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी भी लोग ज्यादा इंस्पायर्ड नहीं फील कर पाए थे। ऐसा लगता था कि जो वेस्टर्न लीडर्स हैं, people living in the western hemisphere, they were very much inspired by the policies, or they were very much inspired by the ideals of Gorbachev, but not his own people. But it took a lot of courage. बहुत हिम्मत की बात थी, उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई कि उन्होंने ये सब चीजें वहां पे बदलने की कोशिश करी। एंड ऑफ कम्युनिज्म की बात करें, देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए उन्होंने 41% ऑफ द वोटिंग मेंबर्स ऑफ द 27th पार्टी कांग्रेस, यानी कि उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत रीस्ट्रक्चरिंग विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी भी किया। बहुत सारे ऐसे टॉप मिलिट्री कमांडर्स थे, बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स थे जिनको फोर्सफुली रिटायर करने को कहा गया। ठीक है, और इसके चलते जो ये दोनों टर्म्स हैं, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, ये इनके दोनों ये दोनों टर्म जो थे इनके कैच फ्रेजेस बने। ठीक है, इनका इंटेंशन शुरू से यही था कि पार्टी को रीस्ट्रक्चर करना है, इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना है, सोवियत सिस्टम को रिफॉर्म करना है और कम्युनिज्म को खत्म करना है। ठीक है, और ही वाज वेरी मच श्योर कि कम्युनिज्म जो है दैट कुड नो लॉन्गर बी अ पार्ट ऑफ द रूलिंग फोर्स इन सोवियत लाइफ। अब वेस्टर्न जो रूलर्स थे, अगर हम कंट्रीज की बात करें, अगेन रोनाल्ड रेगन की बात करें, रोनाल्ड रेगन उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट थे, वो बहुत खुश थे बिकॉज यूएस स्टार्टिंग से ही, यूएस हैज ऑलवेज चैंपियनड द कॉज ऑफ कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड हैज ऑलवेज बीन वेरी मच एंटी कम्युनिज्म एंड डिक्टेटरशिप। तो क्रिटिसिज्म आता है कि वाज ही प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ द वेस्ट? नाउ दैट इज सर्टेन कि द वेस्टर्न कंट्रीज दे एक्सप्लॉइटेड गॉर्बेचेव्स प्लाइट, राइट। प्रेसिडेंट रेगन की जो स्ट्रैटेजी थी कि भी हम अमेरिका, अब याद करिए कि वहां पे तब जो सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान था 1979 में हुआ था। इनफैक्ट गॉर्बेचेव वाज द वन हु वांटेड टू रोल बैक द सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान एज वेल। अब इस बात से रोनाल्ड रेगन को बहुत खुशी थी। रोनाल्ड रेगन ने कहा कि हम अमेरिकन मिलिट्री स्पेंडिंग को और इंक्रीज करेंगे, बिकॉज उनको इस बात का पूरा भरोसा था कि गॉर्बेचेव जो है वो इनकी बात मानेंगे। गॉर्बेचेव को इजिली काफी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है काफी इजिली। ऐसा उनकी क्रिटिसिज्म में कहा जाता है कि गॉर्बेचेव बहुत इजिली ना कैरिड अवे हो जाते थे। ठीक है, वो फ्लैटरी से बहुत कैरिड अवे हो जाते थे, यानी अगर उनकी तारीफ कर दो, उनके गुण गाओ, तो वो बहुत कैरिड अवे हो जाते थे। ठीक है, लेकिन उनको काफी एक्सप्लॉइट भी किया गया। तो रोनाल्ड रेगन को पता था कि सोवियत यूनियन कोलैप्स होने वाला है, कम्युनिज्म कोलैप्स होने वाला है। उन्होंने विद द हेल्प ऑफ सऊदी अरेबिया क्या किया कि जो प्रोडक्शन ऑफ ऑयल है उसको और बढ़ा दिया। प्रोडक्शन ऑफ ऑयल बढ़ाने से क्या हुआ कि भी अब सप्लाई बढ़ गई थी ऑयल की, इसके चलते जो प्राइस थे ऑयल के वो काफ़ी नीचे आ गए थे, ड्रॉप कर गए थे। रशिया, आज रशिया भी बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर ऑयल का प्राइस ड्रॉप होता है दैट विल डेफिनेटली इंपैक्ट द सोवियत इकोनॉमी, द सोवियत इनकम, एंड ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग हैंड इन हैंड. Now, while nevertheless the West still considers him as a lion, still considers him that that he was the man who had the courage to reform the communist system. लेकिन इसके बावजूद भी चलो रशिया सोशलिस्टिक, सो कॉल्ड सोशलिस्टिक नहीं रहा, कम्युनिस्ट नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी रशिया को वो जगह नहीं मिली यूरोपियन हार्टलैंड में जो कि रशिया चाहता था, जो कि गॉर्बेचेव चाहते थे. ठीक है, और इवन अगर बात करें गॉर्बेचेव और अमेरिका के बीच में जो डील साइन करी गई थी, दैट ओके फाइन, दैट चलो हम डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर कर रहे हैं, कम्युनिज्म का जो पर्दा है उसको बिल्कुल गिरा रहे हैं, लेकिन आपने जो नेटो का एक्सपेंशन है, चलो गॉर्बेचेव ने ये भी कहा चलो वॉर्सो पैक्ट भी नहीं रहेगा, उसको भी डिसमेंटल कर देंगे, लेकिन यहाँ पे बात करेगी कि भाई जो नेटो का एक्सपेंशन है वो आप ईस्टवर्ड नहीं करेंगे. लेकिन अगेन गॉर्बेचेव को धोखा दिया गया क्योंकि नेटो का एक्सपेंशन जो है वो ईस्टवर्ड होता रहा और इनफैक्ट अभी जो पूरा मुद्दा हमारे सामने रशिया यूक्रेन की लड़ाई का है वो भी इसी के कारण है कि जो नेटो का जो एक ईगरनेस है कि नेटो को ईस्टवर्ड एक्सपैंड करके यूक्रेन को भी अपने फोल्ड में लेके आना. तो ये जो प्रॉमिस करी गई थी कि नेटो को 1 इंच भी ईस्टवर्ड नहीं एक्सपैंड करेंगे, तो ये प्रॉमिस अमेरिका उसको लिव अप नहीं कर पाया. चलिए अगला आर्टिकल, पावर एंड इट्स डिसकंटेंट. सुमित दास गुप्ता जी ने आर्टिकल लिखा है. तो पहले तो कॉन्टेक्स्ट की बात समझे. देखिए ऐसा है
अब ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, अभी जो मॉनसून जो सेशन चल रहा है, अब ये बिल अमेंड करेगा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को। हमारे देश में ये एक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है जो बिजली को रेगुलेट करता है। अब दिस सेट्स अप सेंट्रल CERC यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, और स्टेट्स में SERC यानी कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है वो इन दोनों CERC को और SERC को सेटअप करता है। तो CERC का रोल क्या है कि भाई इंटरस्टेट अगर कोई मैटर्स है ना, इंटरस्टेट बिटवीन टू स्टेट्स और बिटवीन टू और मोर स्टेट्स जो मैटर्स हैं वो रिजॉल्व करने हैं, और SERC विद इन द स्टेट यानी कि इंट्रा स्टेट मैटर्स को रिजॉल्व करना है ना। अब अगर प्रोविजंस की बात करें तो इस बिल में ऐसे क्या प्रोविजंस हैं? पहली बात तो है कि मल्टीपल डिस्कॉम्स की बात करेगी इन द सेम एरिया, यानी कि ये जो एक्ट है प्रोवाइड करेगा मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस को फॉर द डिस्कॉम्स के, वो एक ही स्टेट में डिफरेंट एरिया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट में वो ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक्ट रिक्वायर करता है डिस्कॉम्स को टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देयर ओन नेटवर्क। फिर यहाँ पे क्रॉस सब्सिडी की बात करेगी, तो पहले तो क्रॉस सब्सिडी की बात समझे। क्रॉस सब्सिडी रेफर करती है कि भाई आप फॉर एग्जांपल, चलो एग्जांपल से समझते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, अब जो टैरिफ होते हैं बिजली के इंडस्ट्रियल सेगमेंट के और होते हैं और आपके जो कंज्यूमर सेगमेंट के और होते हैं। अब कई बार इंडस्ट्रियल सेगमेंट के लोग कहते हैं कि भाई हमारा जो टैरिफ है इंडस्ट्री का वो काफ़ी ज़्यादा है, आप हमसे इतना चार्ज करके आप लोगों को सब्सिडाइज कर रहे हैं, तो उसको क्रॉस सब्सिडी कहते हैं, ठीक है। तो क्रॉस सब्सिडी रेफर करते हैं जब हम एक सेगमेंट को चार्ज ज़्यादा करते हैं ताकि दूसरे सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन को हम कम चार्ज कर सकें। तो क्रॉस सब्सिडी बैलेंसिंग फंड की यहाँ पे बात करी गई है, किस तरह का एक फंड सेटअप करा जाएगा। और अगर एक डिस्कॉम चाहे तो वो मल्टीपल स्टेट्स में भी ऑपरेट कर सकती है, इस बात का उसको लाइसेंस भी दिया जाएगा, इस बात का प्रोविजन इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट बिल में है, ठीक है। और पेमेंट सिक्योरिटी की यहाँ पे बात करी गई है। द बिल प्रोवाइड्स के जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट विल नॉट बी शेड्यूल्ड और डिस्पैच्ड अगर एडिक्वेट पेमेंट सिक्योरिटी अगर नहीं प्रोवाइड की जाती डिस्कॉम के द्वारा। ऑलरेडी हमको पता है कि डिस्कॉम का जो फाइनेंशियल हेल्थ है, अगर हम बात करें हमारी सरकारी डिस्कॉम्स की, तो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। नाउ अगर हम की स्पेसिफिकेशंस टू द बिल की बात करें तो ये ऐसा एक फ्रेमवर्क प्रपोज करता है जहाँ पे कंज्यूमर जो हैं, अब जैसे आप चाहें तो आप जियो का कनेक्शन ले सकते हैं, एयरटेल का ले सकते हैं, वोडाफोन का ले सकते हैं, वट एवर यू वुड वांट टू। आप जैसे अपने मोबाइल कनेक्शन आप जो लेते हैं, सिम जो आप कार्ड लेते हैं, तो ये अब प्रोविजन यहाँ पे अलाउ करता है कि कंज्यूमर्स अपनी मर्जी का सर्विस प्रोवाइडर्स चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे स्थापना करी गई है इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी की, जो कि कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड डिस्प्यूट्स के मैटर में डील करेगा। और इस बिल में पेनल्टीज भी हैं इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस बाय द लाइसेंसीज, अगर वो अपनी ऑब्लिगेशंस को नहीं मीट कर पाते हैं। और यहाँ पे बात ये भी करी गई है, देखिए कि अब चलो हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम आने वाले समय में नहीं चाहते कि 100% इलेक्ट्रिसिटी कोल से हो। हम चलो एक शुरुआत के तौर पे कुछ ना कुछ 20% 30% हम रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, ठीक है। एक मिक्स पोर्टफोलियो हो के हमारे पास कोल से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, सोलर से भी हो रही है, विंड से भी हो रही है। तो यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन लाइसेंसीज पे आती है कि उनको परचेज करना पड़ेगा एक मिनिमम स्पेसिफाइड क्वांटिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एज अ परसेंटेज ऑफ उनकी जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है। अब इसको लेके ऑपोजिशन भी है। अब बहुत सारी जो बॉडीज़ हैं, बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बहुत सारी जो यूनियंस हैं, वो अपोज कर रहे हैं इस अमेंडमेंट बिल को। इनफैक्ट जो ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन है, उन्होंने लिखा है जो हमारे बिजली जो मंत्री हैं RK सिंह जी को, कि भाई इस बिल को रोक दिया जाए। और काफ़ी चीफ मिनिस्टर्स ने भी, जो हमारे यूनियन पावर मिनिस्टर हैं RK सिंह जी को, ये लिखा है। अब ये फेडरेशन ने सजेस्ट किया कि सरकार शुड होल्ड डिस्कशंस विद इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी वर्कर्स, विद इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर वर्कर्स एंड पावर कंज्यूमर्स, और उसके बाद यानी कि स्टेक होल्डर एनालिसिस करने के बाद आपने अमेंडमेंट कौन सी लेके आनी है, कौन सी रखनी है, वो आप बाद में करें। अब जो क्रिटिसिज्म आता है वो ये आता है कि भी SERC यानी कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उसकी अथॉरिटी को डाइल्यूट करा जा रहा है। और दूसरी बात ये आती है कि अब क्योंकि कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन होगी कि आप अपना सर्विस प्रोवाइडर चूज कर सकते हैं, जैसे हम टेलीकॉम में करते हैं कि भाई हमने जो मर्जी सिम लेना है, जो मर्जी कनेक्शन लेना है। तो एक क्रिटिसिज्म में ये भी बात आती है कि भाई इसके चलते प्राइवेट सेक्टर को बहुत इजी एंट्री मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में ना। और प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री मिलना वो अच्छी बात है कि बुरी बात है, दैट इज अगेन अ डिफरेंट डिबेट। लेकिन यहाँ पे क्रिटिसिज्म में ये बात जो ऑपोजिशन पार्टीज ने, जो वर्कर्स हैं, सब ने जो उठाई, उसमें से ये एक मुख्य क्रिटिसिज्म है। अब जो डर है स्टेट्स का, क्या वो जस्टिफाइड है, इज दैट लाइक और नॉट जस्टिफाइड। अब देखिए, अब ऐसा है कि ये जो प्रपोजल है दैट इन फैक्ट that doesn't really appears to encroach into the domain of the state governments as far as the policy matters is concerned। देखिए जो बिजली है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, तो केंद्र सरकार इज वेल विद इन इट्स राइट कि भाई वो कुछ ऐसे बातें जो हैं अगर प्रस्ताव रखना चाहते हैं बिजली से संबंधित वो रख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये बात जरूरी है जहां पे मल्टीपल लाइसेंसेस की बात आती है,
तो हम क्या सच में मल्टीपल लाइसेंसेस दे सकते हैं डिस्कॉम्स को? इस बात की फिजिबिलिटी के ऊपर डाउट किया गया। बिकॉज वाई? बिकॉज जब तक हम ये क्रॉस सब्सिडी का इशू या जो लॉसेस डिस्कॉम्स फेस कर रहे हैं या उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को अगर हम जब तक उसको चेक नहीं करते हैं, तब तक हम कैसे एक डिस्कॉम को मल्टीपल लाइसेंसेस दे सकते हैं? इस बात के ऊपर जरूर एक डाउट उठाया गया है। अब यहां पे एक और जो बात आती है जो कि जस्टिफाइबल है ऑपोजिशन के द्वारा, देयर इज अ क्लॉज पर्टेनिंग टू एप्लीकेंट सीकिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस इन मोर देन वन स्टेट। अब चलो ठीक है, आप इन मोर देन वन स्टेट आपको लाइसेंस लेना है, लेकिन यहां पे आपको लाइसेंस कौन देगा? अब इस अमेंडमेंट के हिसाब से, जो अमेंडमेंट में जो प्रोविजंस डाले गए हैं, जो CERC है वो आपको ये लाइसेंस ग्रांट करेगा डिस्कॉम को अगर उसने मोर देन वन स्टेट में ऑपरेट करना है। लेकिन पहले क्या होता था? पहले जो स्टेट जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है SERC, वो ग्रांट करता था। क्योंकि अगर एक डिस्कॉम एक स्टेट में है जिसको मल्टीपल लाइसेंसेस चाहिए, फॉर एग्जांपल लेट्स से डिस्कॉम है, लेट्स से पंजाब में है, और उसको ऑपरेट करने के लिए लाइसेंसेस चाहिए मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, 2 और 3 स्टेट्स में, व्हाटएवर द स्टेट्स माइट बी। अब लेकिन जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उसको ज्यादा पता ना उस डिस्कॉम के बारे में, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, ठीक है, कि क्या उसकी फिजिबिलिटी सर्वाइवेबिलिटी है बाकी स्टेट्स में भी। तो यहां पे ये जो डाइल्यूशन करा गया है SERC का, ये बात जस्टिफाइड है, ठीक है। अब इवन इफ एन एप्लीकेंट अप्लाइज फॉर लाइसेंस इन सेवरल स्टेट्स, दे शुड बी प्रोसेस्ड बाय द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस कंसर्न, ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स कह रही है कि यहाँ पे डाइल्यूशन किया गया है, यहाँ पे अगेन ये फेडरल फीचर के साथ थोड़ा एक छेड़छाड़ करी गई है, डिस्टर्बेंस ऑफ द फेडरल फीचर है, वो ये है कि ये बिल एम्पावर करता है केंद्र सरकार को कि वो निर्देश दे सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है डायरेक्टली टू दी SERCs। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स की ऑटोनॉमी डाइल्यूट नहीं हो रही, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शंस देते हैं SERCs को, ठीक है। अभी तक तो क्या होता था कि जो CERC है वो रिसीव करता था इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और SERCs अपने रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट में से। तो यहाँ पे ये जो फियर है, यहाँ पे जो ऑपोजिशन है, तो दैट ऑल्सो सीम्स टू बी जस्टिफाइड एज पर द कॉलमनिस्ट। नाउ अब कुछ पॉजिटिव टेक अवेज की बात करें तो पहली बात तो यहाँ पे आती है PPAs की, परचेजिंग पावर अग्रीमेंट्स फ्रॉम द रिन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। इस बिल में बहुत स्पष्ट तरीके से कहा गया कि जो आपके जो पावर परचेज अग्रीमेंट्स हैं, जो इफेक्टेड पार्टी है दैट हैज टू बी कंपनसेटेड इन नॉट मोर देन 90 डेज, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द पिटिशन। अब जो न्यू टैरिफ्स है ना, अगर आपने नए टैरिफ्स आपने लिवाई करने, इंप्लीमेंट करने, तो आपको फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में करना पड़ेगा, साल के बीच में नहीं। बिकॉज अगर आप साल के बीच में करते हैं, जो डिस्कॉम्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और उनकी जो रेवेन्यू मोबिलाइजिंग पावर है वो इरोड होती है, ठीक है, तो कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद ये बिल में प्रपोजल रखा गया रिडक्शन इन द टाइम फॉर प्रोसेसिंग टैरिफ पिटिशंस फ्रॉम 120 डेज टू 90 डेज, ठीक है। उसके बाद इस बिल में प्रपोजल लिखा गया जहां पे ज्यादा पावर दी गई है जो नेशनल लोड डिस्पैचर है। तो यहां पे हमारे देश में 5 रीजनल लोड डिस्पैचर आते हैं, एक नेशनल लोड डिस्पैचर आता है जो किसके अंडर होता है? पावर सिस्टम ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेड के अंदर होता है। और बहुत जरूरी बात है यहाँ पे रिन्यूएबल कैपेसिटी को काफी रिन्यूएबल, बिकॉज हमारे टारगेट्स हैं टुवर्ड्स 2030 रिन्यूएबल एनर्जी को हमको ज्यादा जनरेट, वी वांट टू जनरेट क्लीन एनर्जी यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो दैट्स वाई यहाँ पे बहुत जरूरी है कि जो लोड डिस्पैचर है, चाहे वो नेशनल लोड डिस्पैचर है चाहे वो रीजनल लोड डिस्पैचर है, वहां पे उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ज्यादा उसको टीथ दिए जाए, ठीक है, ज्यादा उसको पावर दिया जाए, ऑटोनॉमी दी जाए, ताकि हम जो ह्यूज रिन्यूएबल कैपेसिटी उसको मीट कर सके। अब एक मेजर ओमिशन इस बिल में क्या है? अब सरकार ने डिक्लेयर करा है कि जो रेलवेज है, इंडियन रेलवेज है, दैट इज आल्सो डीम्ड टू बी अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी इन 2014 अंडर द प्रोविजन सेक्शन 14 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो यानी कि लेमैन टर्म में समझे, यानी कि प्रोविजन के हिसाब से जो इंडियन रेलवेज है वो बिजली ट्रांसमिट भी करता है, डिस्ट्रीब्यूट भी करता है और ट्रेड भी करता है। जबकि ये बात तो सही नहीं है, रेलवेज तो कभी इन्वॉल्व ही नहीं होता इन चीज़ों में, लेकिन रेलवेज तो बल्क कंज्यूमर है बिजली का, ठीक है। और अगर ऐसे रेलवेज को लाइसेंस दे दिया तो कल को जाके जो मेट्रो रेल है, जो पोर्ट्स हैं, वो भी लाइसेंस मांगेंगे, ठीक है। तो ये जो मिशन है इस बिल में, वो इस बात को एड्रेस नहीं करा गया, इस बात को लेकर और एड्रेस किया जा सकता था। फिर लास्ट में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम सोलोमन आइलैंड्स की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे ये सोलोमन आइलैंड्स है, आप मैप देख सकते हैं। साउथ पैसिफिक रीजन में चाइना का फुटप्रिंट बढ़ रहा है। चाइना कहता है दैट लुक, इंडो पैसिफिक में आप अलायंसेस बना रहे हैं, कॉड बना रहे हैं, ऑकस बना रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम साउथ पैसिफिक में अपना जो फुटप्रिंट है, चलो चाइना पीड़ित समाज तो इंडो पैसिफिक में है ही है, लेकिन यहाँ पे चाइना अपना फुटप्रिंट, यहाँ पे साउथ पैसिफिक में अभी चाइना पीड़ित समाज नहीं बना, लेकिन साउथ पैसिफिक में जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, है ना, ये चाइना के साथ अलाय करना चाहते हैं। बिकॉज इनका ये कहना है कि भाई यहाँ पे कोई मुसीबत आती है, कुछ सिविल अनरेस्ट होता है, तो भाई इतने समय से अमेरिका हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो, वो हमारी मदद नहीं करते हैं, हमको हल्के में लेते हैं। अब आपको पता होगा कि अप्रैल ऑफ दिस ईयर में चाइना और सोलोमन आइलैंड्स के बीच में एक सीक्रेट सिक्योरिटी पैक्ट भी साइन करा गया था,
चलो, अब क्या हुआ है, सोलोमन आइलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर जो है मानासे सोगावरे, उन्होंने ये बोला है कि भी आने वाले समय में हम अमेरिका की और यूके की किसी भी नेवल शिप को एक्सेस नहीं देंगे हमारे पोर्ट्स में। अभी टेम्परेरी इसको होल्ड कर दिया गया है, ठीक है। दे विल बी, उन्होंने एक बहुत कैटेगोरिकली कहा है कि जो यूएस की जो नेवी शिप्स हैं, दे वुड बी बार्ड फ्रॉम डॉकिंग इनटू दी सोलोमन आइलैंड्स पोर्ट्स। अब इसके चलते जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको थोड़ी चिंता की बात यहां पे ये प्रकट हो रही है कि क्या चाइना का इन्फ्लुएंस इतने कम समय में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज सोलोमन आइलैंड्स के प्रधानमंत्री ऐसी बात बोल रहे हैं कि कहां से उनको हिम्मत मिल रही है ना, उनको इतनी शय कहां से मिल रही है, किसके बलबूते पे मिल रही है। अब रोल ऑफ चाइना की जहां पे बात आती है, तो जैसे हम जानते हैं कि भी इस साल अप्रैल में चाइना और सोलोमन आइलैंड्स के बीच में सीक्रेट सिक्योरिटी पैक्ट साइन करा गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री ऑफ सोलोमन आइलैंड्स ने ये कहा था कि भी हमको चाइना की मदद की जरूरत है, भी यहाँ पे जो डोमेस्टिक सिक्योरिटी सिचुएशन है, अपेरेंटली जो सिविल अनरेस्ट विद इन द सोलोमन आइलैंड्स है, और उनका ये कहना था कि हमने इन द पास्ट अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से भी मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने हमारी इतनी हेल्प नहीं करी है। तो हम सॉवरेन हैं और हम अपनी सॉवरेनिटी का जो मर्जी करना चाहे कर सकते हैं। तो अगर हमको चाइना से कुछ मदद की जरूरत पड़ती है तो हम इस बात की वी वोंट वी विल डेफिनेटली यूज दिस ऑप्शन ऑफ सीकिंग असिस्टेंस फ्रॉम चाइना एज वेल। नाउ, अब जो कंसर्न्स थे कि भी क्या चाइना का जो प्रेजेंस साउथ पैसिफिक में बढ़ रहा है, तो क्या यहाँ पे कोई चाइना नेवल बेस या मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी में है। तो लेकिन जो सोलोमन आइलैंड्स के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम चाइना को कोई किसी किस्म का नेवल बेस या मिलिट्री बेस हमारे सरजमीन पर नहीं बनाने देंगे। तो आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए। नाउ, अब प्रधानमंत्री सोगावरे ने यह भी कहा था कि जो अग्रीमेंट है दैट इज ओनली टू असिस्ट सोलोमन आइलैंड्स इन व्हाट ही टर्म्ड एज द इंटरनल थ्रेट्स, जो सिविल अनरेस्ट विद इन द सोलोमन आइलैंड्स है। अब सोगावरे ने डिसमिस करा था किसी भी किस्म के कंसर्न्स, हाईलाइटिंग के जो सोलोमन आइलैंड्स का जो सिक्योरिटी पैक्ट है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट है ऑस्ट्रेलिया के साथ, या उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारे संबंध है यूएस के साथ या न्यूजीलैंड के साथ, वो इंपैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। हाउएवर उन्होंने ये जरूर कहा था कि भी ऑस्ट्रेलिया की सरकार तब कहां थी, ऑस्ट्रेलिया की नेवी, ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री, ऑस्ट्रेलिया की पुलिस तब कहां थी जब हमारे यहां पे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हमारी कंट्री में हो रहे थे, तब हमको मदद उनसे क्यों नहीं मिली। इस बात को भी उन्होंने हाईलाइट किया। अब इस बात में तो कोई दो राह ही नहीं है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में बहुत बढ़ रहा है, खास करके पिछले अगर हम 30 सालों की बात करें। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट आती है बाय द काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन, जिसका ये कहना है कि चाइना व्यू करता है पैसिफिक आइलैंड रीजन को एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और स्पेसिफिकली चाइना लुक फॉरवर्ड करता है इस रीजन को एज अ वेरी क्रिटिकल एयर फ्रेट हब इन इट सो कॉल्ड एयर सिल्क रोड। अब एयर सिल्क रोड, इसके बारे में चलो हम किसी और वीडियो में भी बात कर लेंगे डिटेल में एयर सिल्क रोड के बारे, यानी कि एयर सिल्क रोड जो चाइना का प्लान है दैट विल कनेक्ट एशिया विद योर सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। तो मैरीटाइम सिल्क रोड की हम बात करते हैं, वन बेल्ट वन रोड की बात करते हैं, अभी ये एयर सिल्क रोड का भी कंसेप्ट है। और सोलोमन आइलैंड्स की जो लोकेशन है स्ट्रेटेजिकली बहुत वेल प्लेस्ड है चाइना के इस प्लान्स को पूरा करने के लिए। अमेरिका के कंसर्न्स क्या है? अब अमेरिका और उसके जो अलाइज हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वो कंसर्न्ड है, उनको इस बात से लेकर थोड़ी इनसिक्योरिटी भी हो रही है कि भाई चाइनीज जो नेवल वेसल्स है वो तो वहाँ पे सोलोमन आइलैंड्स के पोर्ट्स में उनको एक्सेसिबिलिटी मिल रही है, चाइना और सोलोमन आइलैंड्स के जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। नाउ डेफिनेटली दैट माइट इन द फ्यूचर दैट माइट ओपन अ पॉसिबिलिटी फॉर अ चाइनीज नेवल बेस एज वेल। एंड डेफिनेटली अगर ये होता है तो चाइना का जो मिलिट्री रीच है, वैसे तो यूएस का जो मिलिट्री डोमिनेंस है, नेवल डोमिनेंस है साउथ पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यूएसए को इस बात की इनसिक्योरिटी भी है कि हमको कंपटीशन दे सकता है चाइना अगर चाइना और सोलोमन आइलैंड्स के जो संबंध है वो और बढ़ते हैं। चलिए, सो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है, इसी आर्टिकल में से बनता है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा रिसर्च करके अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। चाइना की जो सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी है वो एक ड्राइविंग फैक्टर है चाइना का बढ़ता फुटप्रिंट साउथ पैसिफिक रीजन में जो है, ठीक है। इस बात को आपने कमेंट करना है 150 वर्ड्स में। आई रिपीट, बीजिंग्स सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी is the driving factor for its increasing footprint in the South Pacific region. You have to comment in 150 words and post this answer in the Telegram group, and tomorrow in the video we will share the best answer as well. Now before I leave, I must tell you, for those of you who are writing your main, especially next year जो बच्चे अपना अटेम्प्ट देंगे सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ, तो आई वांट टू टेल यू, आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो सोशियोलॉजी कोर्सेज को लेके हमारे पास कुछ यहाँ पे बैचेस अवेलेबल हैं। आप चाहें तो हमने भी रिसेंटली ऑफलाइन बैच भी शुरू करा है, तो यदि आप यहाँ पे ट्राई सिटी में, चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली में कहीं रहते हैं, पंजाब साइड आप कहीं रहते हैं, तो आप चाहें तो हमारे ऑफिस आके हमारे ऑफलाइन बैच में भी जुड़ सकते हैं। शेखर सर सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, और साथ के साथ अगर आप ऑफलाइन नहीं जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप वो भी कोर्स अवेल कर सकते हैं, या नहीं तो प्री रिकॉर्डेड क्लासेस तो हमारी ऑलरेडी अवेलेबल है ही हैं। तो यहाँ पे जो फीचर्स हैं इन कोर्सेज के वो यहाँ पे मेंशन्ड है, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे इनके फीचर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। और यदि आप इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारे ये टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इसके बारे और असिस्टेंस ले सकते हैं। 1800-890-3043 इज द टोल फ्री नंबर।
सो ऑलराइट फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी हम मिलेंगे कल और चर्चा के साथ और एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।